नमस्कार, द एंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कैग ने संसद में राफेल सौदे को लेकर पेश की रिपोर्ट, कहा द सॉल्ट और एमबीडीए ने पूरा नहीं किया ऑफसेट करार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर फिर हमला, ट्वीट कर गरीबों का शोषण करने का लगाया आरोप। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आज से कांग्रेस का देश भर में विरोध पखवाड़ा शुरू। अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वीसी के जरिए करेंगे प्रेस वार्ता। किंग्स 11 पंजाब और आरसीबी के बीच आज होगा कड़ा मुकाबला। पिछले मैच के विवादास्पद फैसले को भुलाकर शानदार प्रदर्शन करने की होगी कोशिश। कैग ने संसद में पेश रिपोर्ट में बताया कि फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट एविएशन और एमबीडीए ने ऑफसेट करार पूरा नहीं किया है। इसे लेकर कैग ने भारत को अत्याधुनिक तकनीक के ऑफसेट करार अभी तक पूरा न करने पर और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी एमबीडीए की खिंचाई की है। 36 राफेल विमानों की खरीद में तकनीक का हस्तांतरण अहम मुद्दा था। तकनीक डीआरडीओ को हस्तांतरित होनी थी और इसका इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए जेट इंजन बनाने में किया जाना है। द सॉल्ट एविएशन राफेल विमानों की निर्माता कंपनी है, जबकि एमबीडीए विमान के लिए मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति करता है। संसद में पेश रिपोर्ट में कैग ने भारत की ऑफसेट नीति की प्रभावकारिता की गंभीर तस्वीर पेश की। इसमें कहा गया कि विदेशी वेंडरों का एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें भारतीय उद्योग को तकनीक हस्तांतरित की गई हो। विदेशी निवेश हासिल करने वाले 63 सेक्टरों में से रक्षा क्षेत्र 62वें नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया 36 मीडियम मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में वेंडरों मेसर्स द सॉल्ट एविएशन और एमबीडीए ने डीआरडीओ को अत्याधुनिक तकनीकी की प्रारंभिक पेशकश कर अपने ऑफसेट करार का 30% पूरा करने का प्रस्ताव किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर के जरिए एक बार फिर मोदी सरकार पर हमला बोला है। इस ट्वीट में मोदी सरकार के शासन पर सवाल खड़े किए गए हैं। एक खबर को ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने लिखा कि किसानों के बाद मजदूरों पर वार, गरीबों का शोषण, मित्रों का पोषण, यही है बस मोदी जी का शासन। जिस खबर को राहुल गांधी ने ट्वीट किया वह खबर श्रम सुधार विधेयकों को लेकर थी। इस खबर में बिना सरकार की अनुमति के 300 से ज्यादा कर्मचारी वाली कंपनी कर्मचारियों को हटा सकेंगी। इस खबर का हवाला देते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने सीआरपीएफ के दल पर हमला किया है। इस हमले में एक जवान के घायल होने की खबर है। घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने हमले के बाद इलाके को सील कर दिया है। साथ ही आतंकियों की तलाश की जा रही है। बडगाम जिले के चौधरा इलाके में सीआरपीएफ पार्टी की गश्ती दल को निशाना बनाकर गोलीबारी की गई है। फिलहाल इलाके को बंद कर आतंकियों की तलाश की जा रही है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को मार गिराने में कामयाबी पाई है। फिलहाल आतंकियों से मुठभेड़ जारी है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में कोरोना संक्रमण का प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रशासन द्वारा इससे बचने के लिए कई दिशा निर्देश समय समय पर जारी किए जा रहे हैं। राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगाया गया है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए बस्तर कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा कल रात से पूरे बस्तर जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिला प्रशासन अब किसी भी प्रकार से संक्रमण के प्रभाव को फैलाने वाले लोगों पर कार्रवाई के मूड में नजर आ रहा है। जिला प्रशासन द्वारा आज शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जिला कलेक्टर रजत बंसल एवं बस्तर पुलिस अधीक्षक दीपक झा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च शहर के सभी चौक चौराहों से निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जिला प्रशासन अधिकारी एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद थे। बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभावों को देखते हुए प्रशासन द्वारा सख्ती से धारा 144 का पालन जनता से कराने में लग गया है। जिला प्रशासन द्वारा अनेकों टीम बनाई गई है जो अनेकों वार्डों के हिसाब से हर वार्ड पर नजर रखकर एवं नियम का पालन न करने वाले लोगों पर कार्रवाई करती नजर आएगी। बिना मास्क पहने घूमते नजर आने वाले लोग, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वाले लोगों को भी अब बख्शा नहीं जाएगा। हर दुकानों एवं जगहों पर अब 5 से अधिक व्यक्तियों का जमावड़ा नजर आने पर भी कार्रवाई होगी। शहर में और विशेष रूप से सभी बड़े ग्राम पंचायतों में ये देखने को मिल रहा है कि लगातार जागरूकता अभियान के बावजूद लोग अनावश्यक निकल रहे हैं घर के बाहर, और निकलते हैं तो मास्क जो पहन रहे हैं या तो अच्छे से नहीं पहन रहे हैं या फिर पहन ही नहीं रहे हैं।
इस पे कड़ाई करने के लिए आज पूरे ज़िले में धारा 144 लगा है और साथ में इसकी कड़ाई से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमने अभी शहर में आज फ्लैग मार्च भी निकाली और विशेष रूप से 10 मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम्स का हम लोगों ने स्थापना की है, उनको तैनात किया है, जिसमें कि पुलिस अधिकारी, हमारे कई राजस्व के अधिकारी कर्मचारी और अन्य विभागों के भी अधिकारी, जो लोग गाड़ियों में घूम के पूरे वार्ड्स की जिम्मेदारी जिनको दी है, अलग अलग जगह जा करके लोगों पे फ़ाइन वसूलेंगे। यदि कोई दुकानदार फॉलो नहीं कर रहा है किसी भी तरह से नियम को, तो उसमें भी फ़ाइन करेंगे। जो अन्य प्रकार के जो कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे वो पेट्रोल पंप हो, गैस एजेंसी हो, किराना दुकान हो, सभी पे नियंत्रण करेंगे और विशेष रूप से मार्केट्स पे इनका लगातार भ्रमण चलेगा। में अभी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इस टीम का जो कार्यकलाप रहेगा, इनका जो फीडबैक रहेगा कि कहाँ पर किस तरह की गतिविधियां हैं, कहाँ पर लोगों को नहीं मान रहे हैं या फिर दिक्कत हो रही है कंट्रोल करने में, उसके हिसाब से लॉकडाउन का निर्णय लिया जाएगा। समय सीमा भी निर्धारित की जाएगी। जो लोगों से, सभी वर्गों से जो हमारी पिछले 2-3 दिनों में बात हुई है, आने वाले समय में भी वो चर्चा हम जारी रखेंगे। उसको देखते हुए लॉकडाउन की हम लोग आगे प्रक्रिया करेंगे, लेकिन तब तक इस तरह की मोबाइल कोरोना कंट्रोल टीम और साथ में जैसे स्टैटिक कोरोना कंट्रोल टीम को भी हम लोग अलग अलग जगहों पे तैनात कर रहे हैं, जिसमें जो आने वाले लोग हैं बाइक्स पे, गाड़ियों पे, उनको भी रोक के पूछताछ की जाएगी और काउंसलिंग भी उसी के माध्यम से की जाएगी। हाँ, आज दिनांक से 23 तारीख से ज़िले में धारा 144 लगाई गई है। इसको देखते हुए हम लोगों ने अभी प्रशासन और पुलिस की 10 टीमें आज से कार्यरत हैं शहरी क्षेत्र में। शीघ्र ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसी टीमें बनाई जाएंगी। इनका मुख्य उद्देश्य ये है कि धारा 144 को देखते हुए जहाँ जहाँ ऐसी भीड़भाड़ की जगह है, जहाँ भी अनावश्यक रूप से 5-7 लोग ऐसे लोग भीड़ बना के बैठे खड़े हैं, उनके खिलाफ़ कार्रवाई करना। साथ ही मास्क के ऊपर सभी टीमों को बताया गया कि बिल्कुल 100% पालन हो मास्क का। इसको देखने के लिए हम लोगों ने भी आज फ्लैग मार्च किया था और पूरे शहर में हम लोगों ने भ्रमण किया है और समझाइश भी दिया गया, मास्क भी बांटे गए हैं और कार्रवाई भी की गई है। ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। इसके बाद आगे स्टैटिक टीमें भी बनाई जाएंगी जो अलग अलग पॉइंट्स पे तैनात होकर के जो लोग अनावश्यक रूप से घूम रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े 200 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी मांगे पूरी नहीं होने पर इस्तीफा दिया। ये संविदा कर्मी लंबे समय से नियमितीकरण व अन्य मांगों को लेकर प्रशासन से मांग कर रहे थे। प्रशासन की अनदेखी के चलते इन्होंने अन्य जिलों में संघ से जुड़े कर्मचारियों की बर्खास्तगी के बाद सामूहिक रूप से मुंगेली सीएमएचओ एवं लॉर्मी क्षेत्र से बीएमओ को इस्तीफा सौंप दिया। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से ये कर्मचारी अपना नियमितीकरण की मांग को पूर्व वर्तमान सरकार को समय समय पर संज्ञान में लाने के लिए जहां कई एक मौके पर प्रदेश स्तरीय हड़ताल के साथ काली पट्टी लगाकर भी काम किया। जहां पूर्व की भाजपा सरकार से सिर्फ आश्वासन ही मिला, वहीं वर्तमान की कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में सत्ता में आते ही नियमित कारण किए जाने की बात पर सभी ने संयोग कांग्रेस की सरकार बनाने में अपना योगदान दिया। इसके बावजूद भी प्रदेश सरकार के सत्ता में आए लगभग 2 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। सरकार अपना वादा निभाना शायद भूल गई, जिससे अभी नियमित नहीं किया गया, जिसको लेकर प्रदेश भर के संविदा स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा पिछले 4-5 दिन से काम बंद है और हड़ताल की जा रही है, जिसमें राज्य व जिला प्रशासन द्वारा तुगलकी बर्खास्तगी जैसी कुछ जिलों में कार्रवाई की गई। हम लोग विगत 7 महीने से फरवरी मार्च से कोरोना काल में कंटिन्यू काम करते आ रहे हैं। हम लोगों को आज तक जोखिम भत्ता का किसी प्रकार का बीमा का कोई प्रावधान नहीं उपलब्ध कराया गया है। 9 सितंबर से हम राज्य स्तर में हम पहले से ही इस चीज़ का ज्ञापन सौंप चुके थे कि हम लोग 9 सितंबर से काली पट्टी लगाकर कंटिन्यू काम करेंगे और फिर 19 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल हेतु जाने के लिए बाध्य होंगे। हम अपने सरकार से बस यही हमारी आशा है कि हमारे लिए कुछ तो करे। आगे यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहेंगे। सामूहिक रूप से हम लोग जिले से 212 लोग एक साथ हड़ताल में आए हैं और 190 लोगों ने अभी सामूहिक इस्तीफा दिया है। महोदय से एक ही निवेदन है कि हमें नियमित करें। पिछले कई सालों से हम आधी तनख्वाह में काम कर रहे हैं। ये बहुत ही निराशाजनक है। हमें भी अपना परिवार देखना पड़ता है। बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं हो पाती। इतने कम तनख्वाह में परिवार पालना, बाकी ज़रूरतों को पूरा करना काफ़ी मुश्किल है। और पिछले 7 महीने से बिना किसी छुट्टी से कोई भी त्यौहार हमने नहीं मनाया, लगातार ड्यूटी पे हैं। तो इसका भी उनको ख्याल रखना चाहिए सरकार को, है ना। हमें नियमित करके एक सम्मानजनक वेतन देके हमारा सम्मान बिल्कुल होना चाहिए। प्रशासन से अभी तो आया तो है ऐसा आदेश, कार्रवाई करके और बुलाए हैं जो स्टेट लेवल पर उनके अलग बुलाए हैं, वहाँ पर भेज रहे हैं।
और यहाँ पे इसी प्रतिनिधि वो क्या कार्रवाई करें इसमें टारगेट इसमें लोनी ब्लॉक का है, पथरिया ब्लॉक का है और मुंगेली का है, तीनों जगह के हैं। अब इसमें तो सब पूरे मुंगेली भर का आ गया। अब इनकी जो मांग है, एक सूत्री मांग है कि इनको जो संविदा है उनको रेगुलर किया जाए, ये मांग है इनकी। और ये मांग तो सरकार ही पूरा कर सकती है, यहाँ से हो रहा नहीं, जो भी है वहाँ से होना है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में बहन से मामूली कहासुनी को लेकर भाई ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों ने देखा तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक बीती शाम मोरवा थाना क्षेत्र के प्रेमकांता गैस गोदाम के समीप निवासी राजेश बहादुर के पुत्र रोहन व बहन आरती घर पर अकेले थे, जहां दोनों में किसी बात को लेकर मामूली कहासुनी हो गई, जिसके बाद रोहन ने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की नाबालिग बहन ने बताया कि मम्मी पापा घर पर नहीं थे, मामा के यहाँ गए हुए थे। सूचना पर मोरवा थाना प्रभारी मनीष त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे हैं और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिस बच्चे ने फांसी लगाई वो 12 वर्ष का नाबालिग है। घर में उसका और उसकी बहन का, वो भी नाबालिग बच्ची है। दोनों के बीच में कुछ जो भाई बहन में अमूमन विवाद होते हैं, सामान्य सा विवाद हुआ और इसी दौरान उस लड़के ने फांसी लगा दी। हम उम्र कायम करके उसकी जांच कर रहे हैं। विषय पारिवारिक विवाद का है, अभी विवेचना में है। अरे थोड़ा बहुत हम लोग का लड़ाई हुआ था, फिर क्या हुआ था कि थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई करके फिर हम बाहर निकल गए थे। मतलब हर समय ऐसे ही होता हम लोग का, ऐसे लड़ाई करते थे। हर समय दरवाज़ा वो भी बंद करता था, कभी कभी हम भी दरवाज़ा बंद कर लेते थे। मतलब वो ना आए मेरे पास, ना वो हम उसके पास जाए, ऐसे हुआ था। फिर क्या हुआ था कि हम बाहर निकल के फिर ऐसे करके और जाके बाहर बैठ गए थे, यहीं पे बैठे थे बाहर, और वो दरवाज़ा बंद कर लिया था कि हर समय बंद करता था दरवाज़ा, वो दरवाज़ा बंद कर लिया था। फिर क्या हुआ था कि फिर हम लोग, मम्मी बोली कि मत जाना उसके पास, अभी जाओगी तो मारने लगेगा फिर से। बड़ा भाई था, मतलब थोड़ा मेरे से बड़ा ही, हल्का थोड़ा छोटा ही था, मारने लगेगा, ठीक है। मम्मी बोली मत जाना, तुम बाहर रहो, हम लोग आ रहे हैं आधे घंटे में, फिर आने के बाद फिर उसको बताएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर क्या हुआ था कि हम लोग आए, मम्मी पापा और एक अंकल, मतलब यहाँ पे, तो दरवाज़ा खुलवा रहे थे उससे, खोलो रोहन दरवाज़ा खोलो तुम। दरवाज़ा फिर नहीं खोला तो हम लोग को लगा मतलब जैसे कि डर के मारे नहीं खोल रहा है। और फिर क्या हुआ था कि फिर हम मम्मी को बोले मम्मी इसको खिड़की तोड़ो, पापा बोले नहीं खोलो, नहीं तो दरवाज़ा खोलो, तोड़ देंगे दरवाज़ा। दरवाज़ा फिर नहीं तोड़े, फिर खिड़की से हम घुसे अंदर, और घुसने के बाद फिर हम देखे तो वहाँ पे गाड़ी के पास वो ऐसे करके गिरा हुआ था और उसमें गमछा लपेटा हुआ था। फिर हम आए रोते रोते, फिर ये दरवाज़ा फटाक से खोले, फिर मम्मी लोग फिर बोलने लगे थे। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के सरई भाजपा नेता इम्तियाज खान ने खनिज मद से बन रहे बालक छात्रावास का निर्माण कर रहे ठेकेदार पर घटिया निर्माण करने का गंभीर आरोप लगाया है। सिंगरौली जिले के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सरई परिसर में छात्रावास घटिया सामग्री प्रयोग कर बनाया जा रहा है। इम्तियाज खान ने घटिया निर्माण कार्य को अधिकारियों की मिली भगत भी बताया है। इम्तियाज खान ने कहा कि ठेकेदार सीता शरण द्वारा छात्रावास का निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन किया जा रहा है, वहीं विभागीय अधिकारियों ने चुप्पी साधी हुई है। उन्होंने कहा कि एक ही बरसात में यह छात्रावास पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएगा। घटिया क्वालिटी के भस्सी छड़ रेत कम मात्रा में सीमेंट मिलाकर छात्रावास बनाया जा रहा है। और मजे की बात तो यह है कि छात्राओं के रहने से पहले ही छात्रावास अपनी दुर्दशा पर आंसू बहाने लगेगा। इस छात्रावास की बिल्डिंग के लिए लगभग 1,94,00,000 की लागत है। खनिज मद से इम्तियाज ने कलेक्टर सिंगरौली एवं देवसर एसडीएम को खबर के माध्यम एवं मौखिक रूप से जानकारी देते हुए घटिया छात्रावास निर्माण कार्य की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मौके पर हमने आया, तमाम लोगों की यहाँ पे सूचनाएं मिली, शिकायत मिली हमारे पास कि भाई साहब वहाँ पे ये स्थिति हो रहा है कि वहाँ 1,84,00,000 रुपए का छात्रावास बन रहा है और उस छात्रावास में बहुत घटिया किस्म का काम हो रहा है। और यहाँ से ठेकेदार से पूछने पे बोलता है कि हमारे पास एस्टीमेट नहीं है, पब्लिक को चूतिया बना रहा है, लोगों को चूतिया बना रहा है। ये कम तो है ही है, यहाँ बालू के स्थान में राखड़ मिलाया जा रहा है। हम आज आगे खुद चेक किए, यहाँ के लेबरों से भी पूछे, बच्चों से भी पूछे, यहाँ पूरा राखड़ मिलाया जा रहा है, बालू का कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। सही हो जाने के अलावा यहाँ तो बच्चे रहेंगे, आदिवासी लोग बच्चे यहाँ हॉस्टल में रहेंगे, इनका क्या जगह है। तो ठेकेदार अपना पैसा लेके चले गए, मरने वाले तो यहाँ के शिक्षक हैं, यहाँ के लोग मरेंगे बेचारे, बेसहारा हो जाएंगे, अपने बच्चों को खो देंगे।
गई है। अधिकारी कर्मचारी से मेरा निवेदन है, माननीय कलेक्टर साहब से मेरा निवेदन है कि इसकी जांच की जाए और पूर्णतः सच्चाई के साथ जो भी लागत इसमें लगा है उस पर काम किया जाए। और नहीं तो सरई क्षेत्र के लिए, देवसर विधानसभा के लिए बहुत बुरी स्थिति है ये। और माननीय मैं विधायक महोदय से भी निवेदन करूंगा और आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, थोड़ी सी जानकारी करें इस विषय पे। बहुत गलत काम हो रहा है यहाँ पे। सिंगरौली जिले में युवा कांग्रेस द्वारा मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रतिपक्ष नेता व मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख नेता अजय सिंह राहुल भैया का जन्मदिन मनाया गया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के मार्गदर्शन में महाजन मोड़ वैढन में कोरोना महामारी को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ युवा कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं के द्वारा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान के नेतृत्व में राह चलते हुए व्यक्तियों को मास्क व सैनिटाइजर बांट के जन्मदिन मनाया गया। वहीं अजय सिंह राहुल भैया के जन्मदिन पर युवा कांग्रेस द्वारा जिले में विभिन्न कार्यक्रम किए गए, जिनमें गरीब बस्तियों में मिठाई व गरीब बच्चों को कॉपी पेन सहित फल वितरित किए गए। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस के सभी प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। देखिए, हमारे शहर जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभी यूथ कांग्रेस के द्वारा इस महाजन मोड़ चौराहे पर आपने देखा कि हजारों की संख्या में हम लोगों ने, जो लोग बिना मास्क लगाए जा रहे थे उनको रोक करके ये मास्क लगाया हम लोगों ने और हाथ को सैनिटाइज कराया। क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय राहुल भैया एक ऐसे सरल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनसे हर वर्ग जा करके बहुत सरलता से, सहजता से मुलाकात करता है और काम करता है। भैया ने सदैव अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच करके समाज सेवा करने का काम किया है। वो निरंतर समाज सेवा में लगे रहते हैं। उनका स्पष्ट निर्देश भी है कि इस वैश्विक महामारी में, चूँकि उनके लाखों चाहने वाले हैं पूरे मध्य प्रदेश में, हर वर्ष हम लोग बड़े बड़े आयोजन करते हैं उनके जन्म दिवस पर। तो इस वर्ष हम लोग, चूँकि वैश्विक महामारी है पूरे विश्व में, तो सेवा करके समाज तक संदेश पहुंचाने का काम करने का निर्देश है और वो हम सब कर रहे हैं कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाए, हाथ सैनिटाइज करने के लिए प्रेरित किया जाए। यहाँ के अलावा कई जगह इस तरह से मास्क वितरण के कार्यक्रम है। लगभग आज हम लोगों ने 1000 मास्क वितरित करने का हम लोगों ने लक्ष्य बनाया है, वो पूरे शहर में हम लोग करेंगे। देखिए, आज हमारे यशस्वी नेता, पूर्व नेता प्रतिपक्ष मध्य प्रदेश, विंध्य के हम सबके चहेते लाडले, सर्वहारा वर्ग के शुभचिंतक आदरणीय अजय सिंह राहुल भैया जी का जन्म दिवस है। इस अवसर पर चूँकि उनके द्वारा स्पष्ट निर्देश आ गया है, पेपरों में आ गया है कि हमारा जन्म दिवस उत्साह के रूप में न मनाया जाए, उल्लास के रूप में न मनाया जाए, इसलिए हम सब लोगों ने फैसला लिया कि उनके हम लोग केक नहीं काटेंगे। उनका जन्म दिवस उस तरह से न मनाकर हम सब लोग, उन्होंने संदेश दिया है कि आप सब लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आप सब लोग मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर करें, साबुन से हाथ धोएं और दूसरे को भी प्रेरणा दें। पटना जिले के बेहटा थाना सदीसोपुर माधवपुर में वंशावली के आधार पर भूमाफिया ने अवैध कब्जा बताते हुए ग्रामीणों पर गोलियां चलाई। मोहम्मद जुबेर अंसारी ने दोपहर में अचानक 10 आदमियों के साथ माधवपुर बगीचा में आकर अवैध कब्जा बताते हुए गोली के दम पर कब्जा जमाने की कोशिश की। यह जमीन शेखर साव के माताजी के नाम से पिछले कई वर्षों से कब्जे में है। उस पर जुबेर अंसारी और उनके कुछ साथियों ने ग्रामीणों के बीच हवाई फायरिंग भी की और जिस पर ग्रामीणों को पता चलते ही जनता पहुंची, तब तक उसके साथी रफू चक्कर हो गए थे। लेकिन जुबेर अंसारी ग्रामीणों के कब्जे से नहीं निकल पाए, जिसकी सूचना प्रशासन को मिलते ही प्रशासन ने जुबेर अंसारी को कब्जे में ले लिया और उसके पास 2 बंदूक भी बरामद कर थाने ले गए। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ आर पार की लड़ाई के मूड में आ चुकी कांग्रेस का आज से देश भर में विरोध पखवाड़ा शुरू हो रहा है। विरोध पखवाड़े के तहत आज सभी प्रदेशों में कांग्रेस के राज्य प्रभारी अपने अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे। हालांकि प्रदेश में राज्य कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन जयपुर नहीं आकर दिल्ली से ही शाम 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस वार्ता करेंगे। माकन के साथ प्रेस वार्ता में वीसी के जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी जुड़ेंगे और प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज वीसी के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से लेकर राजभवन तक कांग्रेस का पैदल मार्च होगा। पैदल मार्च के बाद राज्यपाल को ज्ञापन दिया जाएगा। 2 अक्टूबर को प्रदेश कांग्रेस किसान मजदूर दिवस मनाएगी। 2 अक्टूबर को ही विधानसभा क्षेत्रों और जिला मुख्यालयों पर कृषि विधेयकों के खिलाफ धरने प्रदर्शन होंगे। 10 अक्टूबर को जयपुर सहित अन्य जिला मुख्यालयों पर कांग्रेस किसान सम्मेलन आयोजित करेगी।
किंग्स 11 पंजाब और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच आज कड़ा मुकाबला होगा। किंग्स 11 पंजाब की टीम आज जब विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मुकाबले के लिए मैदान में उतरेगी तो उसकी कोशिश इंडियन प्रीमियर लीग के शुरुआती मैच में शॉर्ट रन के विवादास्पद फैसले को भुलाकर शानदार प्रदर्शन करने की होगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ शुरुआती मैच में स्क्वायर लेग एम्पायर ने गलती से 19वें ओवर की तीसरी गेंद में किंग्स 11 पंजाब के क्रिस जॉर्डन के रन को शॉर्ट रन करार दिया, जिस फैसले का खामियाजा टीम को करीबी मुकाबले में हार से भुगतना पड़ा। पंजाब की टीम ने इस फैसले के लिए मैच रेफरी के खिलाफ अपील दायर की थी। ये थी इस बुलेटिन की तमाम बड़ी खबरें। देखते रहिए द एंगल। नमस्कार।